हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का है पार्ट नंबर 43 जीके बूस्टर डोज 2.0 सीरीज़ का, और आज का ये लेक्चर आप लोगों का रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ठीक है, लाइव में क्यों नहीं है इसके रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने आपको ये बता दिया था कि ड्यू टू सम इंटरनेट कनेक्टिविटी इशूज़ आज ये सेशन रिकॉर्डेड ही रहेगा। और फिर भी आप में से काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस व्हाट्सएप पे और कॉल्स आने लगे थे कि सर प्लीज़ जीके बूस्टर डोज को बंद मत कीजिए, और ऐसा ऐसा। तो बंद नहीं हुआ है, वो सिर्फ इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से आज लाइव नहीं हो पाया है। ठीक है, बस और कोई रीज़न नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जीके बूस्टर डोज सेशन, और स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर सेशन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है। हु हैज़ बिकम द न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री? देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने? BVR सुब्रमण्यम, अजय गुप्ता, एन राधाकृष्णन या फिर MK पळनीस्वामी? सही आंसर है, इंडिया के नए कॉमर्स सेक्रेटरी बने ऑप्शन नंबर ए BVR सुब्रमण्यम। अच्छा, आपको ये बताना है कि अभी करंट में कॉमर्स मिनिस्टर कौन है। तो कॉमर्स मिनिस्टर ध्यान रखिएगा कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। ठीक है, और ये उसके सेक्रेटरी बने। सेक्रेटरी कौन होता है? जैसे कि ये एक मिनिस्टर होता है तो ये इलेक्टेड होता है आपका। ठीक है, इलेक्टेड इन द सेंस कि जैसे जनता ने इनको इलेक्ट करके भेजा है। ठीक, और फिर इनको प्राइम मिनिस्टर जो इनके लीडर हैं उन्होंने इनको पोर्टफोलियो दिया है। कॉमर्स सेक्रेटरी की बात करें तो ये कौन होता है? ही इज़ अ सीनियर IAS ऑफिसर। ठीक है, सीनियर IAS ऑफिसर होता है। अगला है आपका सांग यिन हुंग हैज़ बिकम द फास्टेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? सांग यिन हंग माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। किस देश की है? रशिया, मलेशिया, हांगकांग या फिर जापान? तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं बल्कि फास्टेस्ट पूछ रहा है। तो फर्स्ट तो पहले तुम्हें यही पता होना चाहिए कि फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट वेमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वेमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? एंड हु वाज द इंडियन वेमेन हु हैज़ क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार जिन्होंने क्लाइम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि सान यंग होंग ये किस कंट्री की हैं। तो ये हांगकांग की है। इन्होंने फुंजो झांगमू का रिकॉर्ड तोड़ा है। फुंजो झांगमू नेपाल की थी और इन्होंने 39 घंटे और तकरीबन 6 मिनट का टाइम लिया था चढ़ाई करने में, लेकिन इन्होंने यानी कि सांग यिन होंग के जो कि हांगकांग से, इन्होंने 25 घंटे और मात्र 25 घंटे और 50 मिनट का टाइम लेकर जो है ये फीट अचीव किया। एंड शी इज़ फ्रॉम हांगकांग, हर एज इज़ 45 और ये एक टीचर है। ये खैर नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन इतना पता होना चाहिए किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर हम फर्स्ट वुमेन की बात कर लें तो पहली विमेन कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया? ध्यान रखिएगा, जुंको, जापान की हैं जुंको ताबे। फर्स्ट इंडियन विमेन बछेंद्री पाल, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बछेंद्री पाल। और जिन्होंने 2 बार क्लाइम किया, शी इज़ संतोष यादव। ठीक है, अच्छा, अरुणिमा सिन्हा के बारे में आप बताएंगे ज़रा कमेंट में, अरुणिमा सिन्हा के बारे में। और नहीं पता है तो विकीपीडिया पे इनके बारे में पढ़िए, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, काफ़ी ज़्यादा, जिन लोगों को नहीं पता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, युवा प्रधानमंत्री योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? यानी युवा प्रधानमंत्री स्कीम या फिर PM युवा स्कीम। ठीक है, PM युवा स्कीम ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज? तो अगर हम इस आंसर की, इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। अब ये है क्या, ये स्कीम किसके बारे में है? तो ये आपकी एक मेंटरशिप स्कीम है। मेंटोरशिप स्कीम है, किसके लिए? तो ये मेंटोरशिप स्कीम है फॉर यंग राइटर्स। जो राइटर्स हैं न्यू एज के, उनको जो है मेंटरशिप दी जाएगी इस स्कीम के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, सुब्रता भट्टाचार्य वॉज अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? सुब्रत भट्टाचार्य को किस देश को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? पेरू, चिले, यूरुग्वे या फिर बहरीन? तो अगर हम बात करें सुब्रतो भट्टाचार्य की, तो ये चिली देश के नए एम्बेसडर बने हैं, यानी कि राजदूत बने हैं। अभी चिली देश है कहाँ पे? तो चिली देश ही सबसे पहले पता होना चाहिए तुम्हें, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, और साउथ अमेरिका जैसे ही आपका है ना, ऐसे करके है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के एकदम पतली सी स्ट्रिप है, बड़ी लंबी सी कंट्री है और बड़ा पतला सा कंट्री है। ठीक है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो चिली सही आंसर होगा इसका। चिली की अगर हम बात करें कि यहाँ की कैपिटल क्या है और यहाँ की करेंसी क्या है, तो कैपिटल की बात करें सेंटियागो है। ठीक है, सेंटियागो। और यहाँ की जो करेंसी है दैट इज़ चिलियन पीसो।
ठीक है। अब देखो पीसो बहुत सारी, जैसे एक अर्जेंटीना इसी के बगल में, इसी की नेबरिंग कंट्री है, तो उसकी है करेंसी अर्जेंटाइन पीसो, इसकी करेंसी है चिलियन पीसो, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वैसे पीसो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है 5th नंबर, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज द स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम्स मिलिट्री एक्सरसाइज। सुपर इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस संगठन ने स्टेडफास्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? SCO यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्वाड के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बीमस्टेक। सही आंसर इसका होगा, देखो अगर हम बात करें बीमस्टेक की, तो अगर ये बीमस्टेक के द्वारा ये ऑर्गेनाइज अगर की जाती तो शायद हमें ये न्यूज़ में भी रहते हुए हमें पता चलता, बिकॉज इंडिया भी इसका पार्ट है। अगर बात करें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नहीं SCO को, तो इसका भी इंडिया पार्ट है, क्वाड का भी इंडिया पार्ट है। तो अगर ये न्यूज़ में होता है ऐसा तो हमें ज़रूर पता होता है इसके बारे में, बट हमने कभी इसके बारे में नहीं सुना है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नाटो। क्यों? बिकॉज नाटो का मेंबर नहीं है इंडिया। नाटो में कितने देश हैं? नाटो में टोटल 30 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 30 देश हैं, जिसमें से 28 तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोप के देश हैं, प्लस 2 आपकी नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। एक तो आपका USA। आप ये मत सोचा करो अमेरिका का मतलब होता है वो USA, अमेरिका अलग है, USA अलग है। अमेरिका भी 2 तरह का है, एक तो नॉर्थ अमेरिका है और ऊपर से साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में भी ऐसा नहीं कि USA है, नॉर्थ अमेरिका में USA आ जाता है, कनाडा आ जाता है, मेक्सिको आ जाता है, ये सब नॉर्थ अमेरिका में। जब तक USA नहीं बोलते तब तक वो समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, प्लस कनाडा, ठीक है। तो ये टोटल 30 कंट्रीज़ हैं, 28 तो यूरोप की हैं और 2। इनका काम क्या है कि अगर इन 30 में से किसी में भी अटैक होगा तो बाकी के 29 जो है, या फिर अगर मतलब किसी 1 या 2 या फिर 3 कितने भी कंट्रीज़ पर अटैक होता है नाटो के देश, तो सभी नाटो के जो देश हैं वो मिल जाएंगे और उसको डिफेंड करेंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था ये 1949 में बना था, 1949 में। ऐसे याद रख सकते हो कि हमारा आज़ादी के 2 साल बाद। इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है बिकॉज अभी नाटो पे क्वेश्चन उठे थे जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला मारा, यानी कि बिकॉज यूक्रेन भी इसका मेंबर है नाटो का, तो इस वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चनिंग उठी थी कि नाटो अभी भी रेलेवेंट है या फिर नहीं। तो इसलिए नाटो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके अपकमिंग एग्जाम्स में देख लेना, आपको ना क्वेश्चन दिखे यहाँ से 100% देखने को मिलेगा। तो 19 और ऐसे ही पूछेगा, आपको लगेगा कि बस उसने ऐसे ही पूछ लिया। तो 1949 में फाउंड हुआ था। कहाँ पे फाउंड हुआ था? वॉशिंगटन DC में। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में नहीं, इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रसल्स बेल्जियम में है, ठीक है, ब्रसल्स बेल्जियम में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सार्क को पढ़ते हैं ना, सार्क, तो सार्क के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये इस बना था आपका ढाका बांग्लादेश में, है ना, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में। तो उसी प्रकार ये भी आपका इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम है, बट बना था ये वॉशिंगटन DC में। बात कर लेंगे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये बना था सन 2001 में। इंडिया इसका मेंबर है, 2017 में बना, और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है तो चाइना में, बट शंघाई में नहीं, बीजिंग में है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम बात करें क्वाड, तो क्वाड आपको पता है 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। वो 4 कंट्रीज़ कौन सी हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, ये 4 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और ये कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, कोई बताएगा? M से नाम स्टार्ट होता है उस एक्सरसाइज का। बीमस्टेक की अगर बात करें तो बीमस्टेक आपका बना था 1997 में, 1997 में। और इसका अगर हम बात करें सेक्रेटेरिएट इसका है ढाका बांग्लादेश में, जहाँ में सार्क बना था वहाँ पे इसका सेक्रेटेरिएट है बीमस्टेक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं करंट अफेयर्स के और स्टार्ट होते हैं अभी स्टैटिक के क्वेश्चंस, ठीक है, स्टैटिक जीके के। तो पहला क्वेश्चन है, थाई पूसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। थाई पूसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ये पहली बार हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन को किया है। जो थाई पूसम फेस्टिवल है ये किस स्टेट में मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, बिकॉज तमिल कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और ये आपका होता है, इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये पूछता है आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मुरुगन, लॉर्ड मुरुगन की पूजा होती है। अभी लॉर्ड मुरुगन कौन है? आपने कार्तिकेय भगवान का नाम सुना है? बस वही है ये, ठीक है। ये सेलिब्रेट किया ही इसीलिए जाता है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को, जिनको लॉर्ड मुरुगन वहाँ पे बोलते हैं, उनको एक ऐसा स्पीयर दिया था, ऐसा एक स्पीयर दिया था जो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। और देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे, एक काफ़ी बड़ी पिलग्रिमेज साइट है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट
लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम यानी एमपी लैट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर इन विच ईयर? संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत दिसंबर किस वर्ष में की गई थी? 2014, 2004, 1991 फिर 1993। तो 1993 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि स्कीम किस प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट की थी और ये है किस बारे में स्कीम? तो सबसे पहले एमपी लैट्स में होता क्या है, हर एमपी को यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में 2.5 और 2.5 करोड़। किस लिए जाते हैं? ताकि वो डेवलपमेंट का काम करें, विकास का काम करें अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहाँ से वो चुन के आ रहे हैं वहाँ पे वो जो है डेवलपमेंट का काम करें, इसलिए उनको हर साल 5 करोड़ का जो है पैसा दिया जाता है। और ये स्टार्ट किया था आपके पीवी नरसिम्हा राव जी ने, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव समय प्राइम मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय द ग्रेट इंडियन पोएट एंड ड्रामेटिस्ट महाकवि कालिदास? निम्न में से कौन सी पुस्तक महान कवि भारतीय कवि और नाटक रचयिता महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? शकुंतला, ऋतु संहारा, मालती माधव या फिर मालविका अग्निमित्र? तो ये तो आपको पता है कि कालिदास ने लिखी है, ऋतु संहार भी लिखी है, शकुंतला भी आपकी लिखी है कालिदास जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसमें बस एलिमिनेट करना था, बिकॉज कालिदास की जितनी भी राइटिंग्स है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने मालती माधव नहीं बताया आपको, बट कालिदास की शकुंतला हो गई, ऋतु संहार और मालविका अग्निमित्र आपको बता चुका हूँ। अगर बात करें मालती माधव तो ये लिखी है भावभूति ने। किसने? भावभूति ने ये जो है लिखी है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द माधवपुर मेला सेलिब्रेटेड? माधवपुर मेला इनमें से किस राज्य में लगता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो माधवपुर मेला हम लोग पहले देख चुके हैं, ये आपका गुजरात में लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखो, जिस क्वेश्चन में जितना एक्सप्लेनेशन नीडेड है एक्स्ट्रा वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उतना ही आपको करना है। और बाकी इसी वजह से पीडीएफ भी आपको देता हूँ रिटन फॉर्मेट में, जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ, ताकि अगर आप नोट्स ना भी बनाना चाहें तो भी आपका काम चल जाए। बाकी पीडीएफ आप लोगों की परमार एसएससी टेलीग्राम पे अपलोड होती है डेली बेसिस पे, और बाकी एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगी परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते रहें, और ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी, आप में से काफ़ी लोग हैं ऐसे जो डेली बेसिस पे अगली क्लास अटेम्प्ट करने आते हैं, उससे पहले वो प्रीवियस क्लास को रिवाइज करके आते हैं थ्रू पीडीएफ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को रिवाइज भी करते रहें। दसकठिया इज़ अ फॉर्म ऑफ बैलेट सिंगिंग प्रेवलेंट इन डैश? दसकठिया संगीत गाथा गीत गायन को का एक रूप है जो डैश में प्रचलित है? सिक्किम में, तेलंगाना में या फिर गोवा में या फिर ओडिशा में? तो ये एक फॉर्म ऑफ बैलेट सिंगिंग है। बैलेट का मतलब क्या होता है? गाथा गीत, यानी किसी चीज़ की गाथा नहीं आप सुनते हो कि गा भी रहे हैं और किसी चीज़ पूरी स्टोरी भी सुनाए जा रहे हैं, ऐसा सुना होगा अपने गाँव वगैरह में, तो उसको बोलते हैं गाथा गीत, इंग्लिश में बैलेट। और ये जो दसकाठिया है ये आपका ओडिशा का, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा इसका। तो यहाँ पे खत्म होता है स्टैटिक का पार्ट, और अब स्टार्ट होता है आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यूजुअली इन एंशिएंट इंडिया टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस विच वॉज कॉल्ड एज? प्रायः प्राचीन भारत में उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे डैश कहा जाता था? हिस्सा, भाग, खंडा या फिर शाला? तो 1/6 भाग किसका? जो भी प्रोड्यूस हुआ होगा एग्रीकल्चर में वो फार्मर्स को, किसको? फार्मर्स को ये देना होगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि किसको पहले तो देता कौन है? फार्मर्स देते हैं, और इसको बोलते हैं भाग। भाग का मतलब ये होता है कितना भाग? 1/6 भाग, यानी अगर 6 प्रोड्यूस हो रहा तो 1 उसका हिस्सा देना पड़ेगा। और यहाँ पे एंशिएंट किसकी बात हो रही है, तो किस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा? तो ये जो आपका मगध का टाइम पीरियड ना, ये महाजनपद, ठीक है, जिस समय ये महाजनपद होते थे उस समय ये जो है टैक्स लेवी किया जाता था, और फिर ये गुप्ता पीरियड में भी ये आपका लेवी किया जाता था, गुप्त काल जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसके टाइम पीरियड पे भी भाग, ठीक है। 1/6 पार्ट होता था किसका? प्रोड्यूस का। अगला है 12th नंबर, विच वर द 2 वेरी पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध महाजनपद? मगध महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, वत्सकार? यानी इनमें से कौन से 2 जो है सबसे पावरफुल थे? केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या फिर केवल 2? तो सही आंसर होगा यहाँ पे देखो, बिंबिसार और अजातशत्रु का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, वत्साकारा का नाम आपने नहीं सुना होगा। तो गो विद दैट इंट्यूटिव फीलिंग, गो विद दैट गट फीलिंग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1 and 2। बिंबिसार और अजातशत्रु मगध महाजनपद के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट या फिर पावरफुल रूलर थे। अच्छा, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? अगर आपको पता है तो जल्दी से कॉमेंट में लिखें। तो ये डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, हरियंका डायनेस्टी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डू नॉट कन्फ्यूज बिंबिसार विद बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार काफ़ी बाद में है, बिंबिसार और अजातशत्रु काफ़ी पहले की बात हो रही है। बिंदुसार की बात करें, बिंदुसार ये मौर्य डायनेस्टी के थे, इनके फादर का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य।
और इनके सन का यानी बेटे का नाम था अशोक। ठीक है, तो इनके पापा भी बड़े महान और इनके बेटा भी बड़ा महान। ठीक है, तो ये इसी वजह से बिंदुसार जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला है वेयर वॉज दी नेटल। अच्छा, आपके लिए यहाँ पे होमवर्क ये है कि अजात शत्रु ने कौन सा टाइटल लिया था, ये आपको बताना है, उसके टाइटल का नाम, जो कि आपको पहले बता चुका हूँ। अगला है वेयर वॉज द नेटल कांग्रेस या फिर नेटल इंडियन कांग्रेस वॉज फाउंड इन द ईयर 1884। 1884 नहीं, ध्यान रखिएगा, 1894 होगा। ठीक है, वर्ष 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? रशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका या फिर ब्रिटेन? तो अगर हम बात करें नेटल इंडियन कांग्रेस, सबसे पहले बनाया किसने था, फाउंड किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, यानी गांधी जी ने इसको फाउंड किया था 1894 में। कहाँ? जब ये साउथ अफ्रीका में थे। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1894 में फाउंड किया था, गांधी जी तो 1915 में लौटे थे। तो इसी वजह से आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका। अगला सवाल है इन विच ईयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज। और आपसे ऐसे भी कभी कभी पूछता है महात्मा गांधी जी ने कौन सा एक तरह से न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में? तो इनके काफ़ी सारे हैं, हरिजन हो गया, यंग इंडिया हो गया, नवजीवन हो गया, बट ध्यान रखिएगा यंग इंडिया को इन्होंने जो है स्टार्ट किया था आपके साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अगला है इन विच ईयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1921, 1925, 1930 या फिर 1935? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। एंड इट स्टार्टेड विद सॉल्ट सत्याग्रह, है ना, सॉल्ट सत्याग्रह के साथ स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे गांधी जी ने मार्च किया था 78 लोगों के साथ। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती से लेकर डांडी तक, तभी इसको डांडी मार्च भी बोलते हैं। ठीक है, डांडी तक। और इसी के साथ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और इसमें किसके मैन्युफैक्चरिंग का एक तरह से विरोध हुआ था? सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का, बिकॉज सॉल्ट में मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की, तो उसी को वॉलेशन किया गया था इसके थ्रू। ठीक है, यहाँ पे पूछ लेता आपसे कितने लोगों ने यहाँ पे मार्च किया, तो 78 लोगों ने। स्टार्ट कब हुआ था ये मार्च? तो 12 मार्च को ये मार्च स्टार्ट हुआ था 1930 में। ठीक, अगला क्वेश्चन। और इसी टाइम पे एक चीज़ याद रखिएगा, इसी टाइम पे अब काफ़ी सारे जैसे आपके जो खान अब्दुल गफ़ार खान है वो एकदम लाइमलाइट में आए थे। खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है, बिकॉज इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लीड किया था NWFP से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस से। और इनको इसी वजह से फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी सीमांत गांधी। ठीक है, फ्रंटियर गांधी। और एक चीज़ पता होना चाहिए कि ही इज़ वन ऑफ दी नॉन इंडियन जिसे भारत रत्न मिला। ठीक है, 2 ही ऐसे इंडियन हैं जिन्हें भारत रत्न मिला, एक तो ये खान अब्दुल गफ़ार खान है और दूसरे हैं आपके कौन? एन से नाम चालू होता है, आपको बताना कौन है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड हैं आपके। अगला है जैनिज्म इन एंशियंट इंडिया वॉज सपोर्टेड मेनली बाई। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किसके द्वारा समर्थित था? फार्मर्स के द्वारा, ट्रेडर्स, पॉटर्स, आर्टिशन। देखो, हो सकता है कि इनमें 2 के द्वारा सपोर्ट किया होगा या फिर 3 के द्वारा सपोर्ट किया होगा, बट मेनली किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था ये आपसे पूछा है। तो जैनिज्म धर्म को सपोर्ट किया था। आप रिलेट करो थोड़ा सा, अगर आपको नहीं आता है तो आप सोचो ज़रा, जैन्स मोस्टली कौन होते हैं? अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जो लोग ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, प्रेजेंट डे में आप देखो अगर कोई भी आप जैन सुनोगे तो आपको 80% पक्का 100% मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ वो कोई ना कोई ट्रेडर होंगे। ठीक है, अगर आप जैन मंदिरों में जाओ, जो जैन मंदिर होते हैं, अगर उनमें आप जाओ तो वहाँ पे एक फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि मतलब कितने दूर दूर से लोग आते हैं। और ये मैं इस उससे बोल सकता हूँ बिकॉज एक बार मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, जहाँ पे मेरे मामा का घर है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, एक नया मंदिर बना भी जैन्स का। ठीक है, और वहाँ पे उनका कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, मतलब इतना दूर दूर से लोग आए थे एंड ऑल ओवर लाइक बिजनेसमैन, रिच बिजनेसमैन। तो वो चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि हाँ सच में जो है अभी भी जैनिज़्म धर्म में ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो पहले से। और उसका रीज़न ये है कि जैनिज़्म धर्म जो है एसेटिज़म को फॉलो करता है। एसेटिज़म मतलब कि सेंसेस में कंट्रोल रखना है, ऐसा नहीं कि ये मन हो रहा है तो ये खा लें, मन हो रहा है तो चलो ये देख लें, वो सब नहीं। तो मतलब इंद्रियों पर बस, जिसको एसेटिज्म बोलते हैं, कम खाना। तो ये सब जो है एक बिजनेस को कैरी करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है एक बिजनेसमैन के लिए। तो इसी वजह से इस धर्म को ट्रेडर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे शुरू होते हैं अभी पॉलिटी के क्वेश्चन। तो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज गवर्न बाई अ पार्टी विच डज नॉट अलाउ अदर पार्टीज टू कम्पीट फॉर पावर। किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता? डेमोक्रेटिक स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट, अरिस्टोक्रेटिक स्टेट या फिर ऑटोक्रेटिक स्टेट?
तो सही आंसर क्या होगा? देखो, डेमोक्रेटिक तो हो ही नहीं सकता है। लोकतांत्रिक का मतलब है कि सबको इक्वल पावर्स मिल रही है, तो ये तो एकदम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है डेमोक्रेटिक। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा, यानी नेगेटिव है तो कोई नेगेटिव ही होगा। कम्युनिस्ट स्टेट, कम्युनिस्ट किसी के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है। नेगेटिव तो हम पूरी तरह से नहीं बोल सकते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, कम्युनिस्ट आप जानते हो क्या होता है। अब यहाँ पे सी और डी में आपको डाउट हो रहा होगा, अरिस्टोक्रेटिक होगा या फिर ऑटोक्रेटिक होगा। अरिस्टोक्रेटिक क्या होता है कि मतलब नहीं, जैसे क्वीन विक्टोरिया जैसे ब्रिटेन में चलता है कि मतलब एक ही फैमिली जो है वो रूल कर रही है, यानी कि इसमें हाई या फिर प्योर ब्लड या फिर रॉयल ब्लड वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि हम तो खून से ही इतने महान हैं। ठीक है, और ये ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बाई वन, मतलब एक ही पर्सन रूल कर रहा है। अब ये डी वाला नहीं होगा, इसलिए बिकॉज एक पर्सन रूल कर रहा है, वो पार्टी ए का भी हो सकता है और कल को वो पार्टी बी का भी हो सकता है, किसी दूसरी पार्टी का भी हो सकता है, लेकिन अन्य पार्टी को घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब है वो एरिस्टोक्रेसी होगी, ऑप्शन नंबर सी। 17th नंबर देखो, व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है, क्या है? ट्रस्ट क्लॉज, ड्राफ्ट, प्रियम्बल। सुपर इजी है, आंसर डी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक तरह से हम बोल सकते हैं इंडेक्स है या फिर समरी। इंडेक्स तो नहीं बट हाँ समरी बोल सकते हैं। ठीक है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। ठीक है, वो बताता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। तो ये सब क्या वो बता रहा है कि हमारा इंडिया भारत देश कैसा है, हमारा जो संविधान है उसका जिस्ट क्या है, उसका समरी क्या है। तो वही तो आपसे पूछ रहा है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और हमने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट किस देश से बोरो किया, किस कंट्री से? तो ध्यान रखिएगा, ये हमने बोरो किया है यूएसए में, ये कॉन्सेप्ट होता है। और ये फर्दर इवॉल्व हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को। और इसी ने जो है फिर फर्दर प्रियम्बल का पार्ट वो जो है बना था। प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट हो चुका है, एक बार संविधान प्रियम्बल में संशोधन हो चुका है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट, और इससे 3 शब्दों को जोड़ा गया था। एक तो शब्द था आपका सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड था आपका सेक्युलर, ठीक है, और तीसरा वर्ड था इंटेग्रिटी। इन 3 शब्दों को 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड और वर्ड्स इज रिटन इन द प्रियम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हुआ है, मतलब ये मेंशन है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। तो तीनों ही मेंशन है, या वहाँ पे अगर आप प्रियम्बल देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, फिर लिबर्टी ऑफ थॉट। ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ ये आपको बताऊंगा। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अभी मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रियम्बल में कितनी तरह की जस्टिस मेंशन्ड है। तो कितनी तरह की जस्टिस मेंशन्ड है? 3 तरह की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी कितनी तरह की मेंशन्ड है? 5 तरह की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी कितनी तरह की? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फ्रैटर्निटी, ध्यान रखना, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाई बंधु। ठीक है, भाई बंधुत्व, भाईचारा। ये सिर्फ एक ही तरह की मेंशन है, वो है सिर्फ फ्रैटर्निटी। इक्वलिटी समानता, लिबर्टी आज़ादी, जस्टिस मतलब की है न्याय। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। 19th, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है? फंडामेंटल राइट्स में जस्टिसेबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज माने मौलिक कर्तव्य आपके जस्टिसेबल हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, 3 तरह के आपातकाल हैं। और आर्टिकल जो 18 है, अनुच्छेद 18, दैट टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आंसर इसमें क्या होगा? ये तो बिल्कुल सही होगा, आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल के बारे में बात करता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं, इसका मतलब क्या है? ये जस्टिसेबल क्या है? पहले तो मैंने तुमको ट्रिक यही बताई है कि व्हेनेवर यू सी सिमिलर ऑप्शंस, तो आंसर 90% चांसेस है उन्हीं में से ही होगा, और यहाँ पे भी वही सही है। ठीक है, अभी जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है? न्याय संगत का मतलब ये होता है कि आप कोर्ट में जा सकते हो और आपको न्याय मिलेगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो न्याय मांगने के लिए? तो बिल्कुल जा सकते हो। अनुच्छेद नंबर 32 के तहत आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद नंबर 226 का यूज़ करके तुम जा सकते हो हाई कोर्ट में, जहाँ पे 5 तरह के रिट्स को जो है जारी करता है आपका। ठीक है, कौन? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो बिल्कुल ही जस्टिसेबल है, आंसर होगा बी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, और यहाँ पे जस्टिसेबल लिखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मान लो कि कोई फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य नहीं करता, जैसे एक मौलिक कर्तव्य है कि सभी गार्जियंस को अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजना है और शिक्षा प्रदान करवाना है, तो अगर मान लो नहीं करवा रहे हैं तो
कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो कि ये अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, इसको जेल भेजो, ठीक है। तो ये इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल। ध्यान रखिएगा हमारे संविधान में सिर्फ और सिर्फ मतलब मेनली अगर हम इनको तीनों को कंपेयर करें, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट ही जस्टिसेबल है। देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ रिगार्डिंग स्पीड। सबकी स्पीड डिफरेंट है, किसी को स्पीड स्लो हो सकती है, किसी को स्पीड फास्ट लग सकती है, तो अपने अकॉर्डिंग स्पीड को एडजस्ट करें, ठीक है। अगर आपको ये स्लो लग रहा है तो आप 1.5x 1.75x या फिर 2x स्पीड पे लगा के देखें, डिपेंडिंग कि आपको पहले से कितनी चीज़ें पता हैं, ठीक है। वो आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। अगला क्वेश्चन है 20th नंबर, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज ऑक्यूपाइड बाय। रॉयल ट्रेटीज एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कौन था? तो रॉयल टाइटल्स एक्ट ये इस समय था आपका बेंजामिन डिज़रायली, और बेंजामिन डिज़रायली ने ही ये बोला था क्वीन विक्टोरिया को कि आप एक टाइटल अज्यूम कर लो, और फिर क्वीन विक्टोरिया ने टाइटल अज्यूम किया था यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू, रॉयल टाइटल्स एक्ट के तहत, एम्प्रेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की महारानी, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया ने। तो ऑप्शन नंबर डी। और ये फिर ख़त्म कब हुआ था? ये आपका 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, इसके तहत ये चीज़ को ख़त्म किया गया था। अब यहाँ पे ख़त्म होते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन, शुरू होते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया प्रोड्यूसेस हाईएस्ट वूल, सबसे ज़्यादा जो है ऊन सर्वाधिक कौन उत्पन्न करता है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू और कश्मीर? आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान सबसे ज़्यादा ऊन जो है सर्वाधिक उत्पन्न करता है। और यहाँ पे दो तरह की वूल पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चोकला एंड मांगरा। चोकला और मांगरा वूल यहाँ की काफ़ी फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपको ये बताना होगा कि आपका कि सबसे ज़्यादा सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा जूट कौन प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा कॉटन कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलो मैं दो बता देता हूँ, कॉटन और जूट का, और फिर सिल्क आप बताएंगे। तो कॉटन की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र आपका टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है। देखो कहीं पे महाराष्ट्र, कहीं पे गुजरात, तो दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र या फिर गुजरात, कभी कभी महाराष्ट्र टॉप में होता है, कभी गुजरात, ठीक है। बात करें जूट की तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल टॉप पे है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। सिल्क में आपको बताना है, ठीक है। अगला है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर, निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है? विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ऐसा जोग्राफिकल फिनोमिना हो, जैसे फॉर्मेशन ऑफ सॉयल पूछ ले आपसे, है ना, ऐसे कुछ टर्म्स पूछ ले, तो उसमें जनरली ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है। बिकॉज वेदर में आपको नहीं पता कितने सारे डिफरेंट फैक्टर्स काम करते हैं, हवा भी काम कर रही होगी, टेम्परेचर भी, ह्यूमिडिटी किस तरह से काम कर रही होगी किसी को नहीं, मतलब हमें नहीं जानना है, सिंपल। लेकिन ये सब किसी न किसी वे से इसको अफेक्ट कर रहे होंगे वेदर को। क्या आप में से किसी को वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस पता है? खुद से पूछिए। अभी तो आज लाइव नहीं हो रहा है, नहीं तो अभी सब लोग की पोल खुल जाती, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस, तो वेदर और क्लाइमेट में ये डिफरेंस होता है कि वेदर जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो हम वो करते हैं उसको हम वेदर बोलते हैं, और जो लॉन्ग टर्म मेजर करते हैं उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि लद्दाख का क्लाइमेट या फिर चाइना का क्लाइमेट ऐसा है। क्लाइमेट का मतलब होता है सालों से, यानी कि कम से कम 10-15 साल से उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उस फिक्स पैटर्न को, तब हमने बोला कि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आज जो है कानपुर में बारिश हो गई, ठीक है, कानपुर में बारिश हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कानपुर का जो क्लाइमेट है वो रेनी है। कानपुर का वेदर रेनी है, वेदर मतलब आज या फिर कुछ दिनों से वहाँ का वेदर ठंडा है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट ठंडा नहीं, वहाँ का क्लाइमेट तो गर्म है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हर पूरा एवरेज निकालते हैं डिफरेंट काफ़ी सारे सालों का, ये होता है काफ़ी शॉर्ट टर्म का, समझ पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे बेंगलुरु का वेदर है काफ़ी प्लेजेंट हम बोल सकते हैं, सॉरी क्लाइमेट भी हम बोल सकते हैं प्लेजेंट है। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु वैसा ही रहता है, वो बेंगलोर, ठीक है। लेकिन मान लो कि एक दिन के लिए वैसी कंडीशन आपकी बिहार पटना में जनरेट हो गई, तो वहाँ का वेदर उस दिन का वैसा होगा, बट क्लाइमेट नहीं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द स्केल यूज फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता होगा, देख लेना मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या बोलेंगे, बिकॉज ये इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, इंटेंसिटी अलग होती है और मैग्नीट्यूड अलग होता है, ठीक है। इंटेंसिटी अलग होती है और मैग्नीट्यूड अलग होता है। तो इंटेंसिटी को हम मर्क्याली स्केल से मेजर करते हैं, मर्क्याली से, और मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं रिक्टर से, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? मैग्नीट्यूड का, ऑप्शन नंबर बी, रिक्टर स्केल। बस इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को तीव्रता ही बोलते हैं या फिर कुछ और, ठीक है। ऐसा ना हो कि इंटेंसिटी को तीव्रता बोलते हैं और आप गलती से उसको रिक्टर स्केल मान लें, ठीक है। एपी सेंटर क्या होता है? तो एपी सेंटर स्केल कुछ स्केल नहीं होती, एपी सेंटर जहाँ पे भूकंप जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ पे भूकंप ओरिजिनेट हुआ पृथ्वी के नीचे ही होता है, तो सबसे पहले जो ये जहाँ पे आपकी पृथ्वी की सतह को मिलता है उसको एपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ से निकलता है इसको हाइपो सेंटर या फिर फोकस बोलते हैं, ठीक।
और आपकी अर्थक्वेक वेव्स, ये अर्थक्वेक वेव्स को जो रिकॉर्ड करता है दैट इज़ कॉल्ड सीस्मोग्राफ, ठीक है, जो अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज की फाउनल स्पीशीज दैट इज बीइंग कंजर्व्ड एंड मॉनिटर्ड इन दाचीगाम नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया और देखभाल किया जा रहा है? मस्क डियर, गोल्डन ओरियोल, मार्टिन या फिर हंगुल। दाचीगाम है कहाँ पे? दाचीगाम है जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू और कश्मीर में का स्टेट एनिमल कौन है, कोई बताएगा? तो ये है, अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी हंगुल। हंगुल आपका स्टेट एनिमल। यहाँ पे मैं फ़ोटो लगाना भूल गया उसकी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक तरह का ये डियर टाइप होता है, ठीक है, हिरन टाइप होता है ये आपका हंगुल। और इसको हम कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कश्मीरी स्टैग। और ये यहाँ का स्टेट एनिमल है, इस चीज़ को ध्यान रखना, दाचीगाम नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, एक और नेशनल पार्क का नाम आप बता दीजिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तो आपका किश्तवाड़ हो जाएगा। और भी हैं बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है, दाचीगाम हो गया, किश्तवाड़ हो गया। और हेमिस कहाँ पे? हेमिस, तो हेमिस है आपका लद्दाख में। और यहाँ पे कंजर्व किया जाता है किसको? स्नो लेपर्ड को। स्नो लेपर्ड लद्दाख का स्टेट एनिमल है। स्नो लेपर्ड जो है लद्दाख का है। और लद्दाख की बर्ड कौन सी है? स्टेट बर्ड। तो ध्यान रखिएगा ये आपकी ब्लैक नेक्ड क्रेन है लद्दाख की, ठीक है, ब्लैक नेक्ड क्रेन। अगला है आपका विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाथ, पुलिकट, कोलेरू या फिर लोकटक। सबसे लंबी की बात कर रहा है, सबसे बड़ी की बात नहीं। सबसे बड़ी की बात करता तो आंसर कुछ और होता, ठीक है। जैसे कि अगर सबसे बड़ा लेक पूछ देता तो चिल्का लेक आंसर होता, ठीक है। तो चिल्का लेक आंसर होता। अगर मैं फ्रेश वाटर लेक की बात कर देता तो वूलर आंसर होता। यहाँ पे लंबे की बात हो रही है, वेम्बानद होगा। वेम्बानद लेक सबसे लंबा लेक है। और है कहाँ पे? तो वेम्बानद आपका केरला में है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, केरला में। और पुलिकट की अगर बात करें तो पुलिकट और कोल्लेरू दोनों ही आपके ये पड़ते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और अगर हम बात करें लोकटक तो ये है आपका मणिपुर में, ठीक है, लोकटक लेक। और इसी में आपका केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, केबुल लेमजाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर का सेशन स्टार्ट होता है। तो कंप्यूटर का मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर और साइंस को हम ऑल्टरनेटिव करेंगे, ठीक है। तो कल साइंस किया था, आज कंप्यूटर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का 26, हु हैज़ डेवलप्ड द ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल। ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल को किसने विकसित किया? गैरी किल्डल, डॉगलास आर टी रॉस, राल्फ एच बैर या फिर जोनाथन फ्लेचर। आंसर होगा डॉगलस टी रॉस, ठीक है। ये जो डॉगलस टी रॉस हैं, और इनके बारे में नहीं जानना, बस ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल के बारे में आपको बताना चाहिए कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आपकी, ठीक है। अगला है यहाँ पे व्हाट डज HLL स्टैंड इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग में HLL का पूर्ण रूप क्या है? हाई लो लैंग्वेज, हाइपर लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लिस्ट या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो ध्यान रखिएगा हाई लो तो हो नहीं जाएगा, हाई लो लैंग्वेज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि अभी मैं बता रहा था, जैसे कि ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल आपकी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। In which of the following countries was the first electronic numerical integrator and computer the first programmable general purpose electronic digital computer developed? निम्नलिखित में से कौन से देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित हुआ था? यूके, चाइना, जापान, यूएसए। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यूएसए। इसमें कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, बस आपको एज इट इज़ रटना है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर की क्लास आपकी संडे होती है। अमन सर आपकी क्लास लेते हैं एट 2 PM। जैसे कल संडे है तो आपकी कल दोपहर को 2 बजे क्लास होगी, ठीक है। ट्रैक बॉल इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। तो ट्रैक बॉल के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ट्रैक बॉल एक क्या होता है? एक डिवाइस होता है माउस की तरह, फिर माउस या बोल लो। तो माउस क्या होता है आपका? माउस इनपुट डिवाइस होता है, टच पैड होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, फिर बारकोड रीडर होता है, सिंपल वो इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस। आखिरी क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ नेशनल डिफेंस। राष्ट्रीय सुरक्षा के वायु यातायात तथा रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? पर्सनल, एनालॉग, हाइब्रिड या फिर डिजिटल। आई थिंक मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ और मैंने आपको वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया था कि इसका आंसर हाइब्रिड कंप्यूटर क्यों होगा, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, बिकॉज ये मल्टीपल काम कर रहे हैं, दैट इज़ वाई हाइब्रिड कंप्यूटर। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन तो आप ये समझ लो प्रीवियस ईयर में भी रिपीट हुआ, तभी यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे सेम चीज़ें सिखानी है आपको तो मैं क्यों ना प्रीवियस ईयर के साथ सिखाऊँ, जहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर रिपीट होता है तो एकदम ऑप्शन भी चेंज नहीं करता है SSC, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आज का सेशन होता है ख़त्म। और इन 30 में से आपका कितना मार्क्स है वो कमेंट बताइएगा, और सभी लोग एक क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आप में से काफ़ी लोग करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है कि सभी लोग एक एक क्वेश्चन पोस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है।
और इसका PDF टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, बाकी परमार अकेडमी एप्लीकेशन से मिल जाएगा। चीज़ों को रिवाइज़ करके आया करिए अगले सेशन में। और थैंक यू टू ऑल जिन लोगों ने आज कंसर्न दिखाया था कि यह सेशन नहीं हुआ और कि सर यू आर वर्ल्ड बेस्ट टीचर, वर्ल्ड नंबर 1 टीचर, और हमारा GK बहुत इम्प्रूव हुआ, PCS तक के हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, और जो हम अभी CHSL के एग्ज़ाम दे के आए तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो उन सभी कमेंट्स के लिए, उन सभी चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।